सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अध्याय 1 में हम व्यवसाय के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अध्याय 1 में प्रबंध का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और पहले आपको इसके अभ्यास प्रश्न भी करवाए गए। इसी अध्याय के अंतर्गत अगला जो विषय है अपना, वो आता है प्रबंध का क्षेत्र। जैसा अपन को पता है, पढ़ चुके हैं अपन, प्रबंध का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। जहाँ पर भी मानव समूह में रहकर कार्य करता है, वहाँ पर प्रबंध इसके अंतर्गत विद्यमान रहता है। बिना प्रबंध के कोई भी मानव अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए प्रबंध का महत्व आज बहुत अधिक बढ़ गया है और इसका क्षेत्र भी बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली क्रियाओं में हम एक तो प्रबंध के इसमें जो निष्पादित होने वाली क्रिया और दूसरा है गैर व्यवसायिक क्रिया के क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक सभी प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। प्रबंध के एक तो इसके अंतर्गत क्रियात्मक क्षेत्र और गैर व्यवसायिक क्षेत्र के अंतर्गत। गैर व्यवसायिक का मतलब होता है इसके अंतर्गत हम सैनिक संगठन, शिक्षा, धर्म, इन सबको सम्मिलित करते हैं। चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो या गैर व्यवसायिक क्षेत्र हो, सभी के अंतर्गत प्रबंध की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला क्षेत्र है व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, दूसरा आता है गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र और तीसरा है प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। इन तीनों ही क्षेत्र की क्रियाओं को प्रबंध के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हम क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, इन तीनों ही क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक का मतलब होता है निष्पादित की जाने वाली क्रिया। एक उपक्रम के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं उनको हम नंबर 1 प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत हम ये भी समझ सकते हैं कि एक उपक्रम में जितने भी प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं वो सब इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसके अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कि उत्पादन प्रबंध का मतलब होता है कि उत्पादन से संबंधित किया जाने वाला कार्य। ये जो कार्य है, ये कार्य बहुत कठिन कार्य होता है और इन कार्य को करने के लिए एक कुशल विशेषज्ञ या कुछ पेशेवर प्रबंधक की आवश्यकता होती है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक उपक्रम के अंतर्गत आज प्रतिस्पर्धा का युग है और इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विभिन्न पक्षकार होते हैं, जैसे ग्राहक है, सरकार है, अंशधारक है, ये सभी वर्ग होते हैं और भी होते हैं और इन सब वर्गों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए। ये जितने भी कार्य किए जाते हैं, प्रबंध करने वाला प्रबंधक, ये जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी एक कुशल प्रबंधक के द्वारा ही की जानी चाहिए और एक पेशेवर प्रबंधक ही इस कार्य को कर सकता है। तो इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जैसे उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक ये निर्धारित करता है उत्पादन से संबंधित नियोजन करना। नियोजन का अर्थ होता है कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लेनी चाहिए।
उत्पादन किस वस्तु का करना है, कितना करना है, इन सब बातों का जो प्रबंध होता है, इन सब क्रियाओं का जो प्रबंध होता है, वो उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जैसे हम देख रहे हैं सामग्री। सामग्री का मतलब होता है कि इस प्रबंध के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत प्रबंधक ये कार्य करेगा कि किस वस्तु की आवश्यकता है, वो कहाँ से मिलेगी और किस प्रकार से उसका समुचित उपयोग हो सकता है। फिर आता है जैसे वित्त प्रबंध। वित्त प्रबंध की शाखा के अंतर्गत इस बात का निर्धारण किया जाता है कि संस्था को कितने वित्त की आवश्यकता है, वो वित्त की आवश्यकता कहाँ से पूरी हो सकती है, कहाँ से पूरी हो सकती है और उसका समुचित उपयोग किस प्रकार होगा। क्योंकि यदि वित्त व्यय हो गया तो इस प्रकार से संस्था को हानि भी हो सकती है और उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए पेशेवर प्रबंधक की आवश्यकता होती है। इस कार्य को वो ही अच्छे से कर सकता है, कम समय में अधिक कार्य और संसाधनों का समुचित उपयोग, ये भी एक कुशल प्रबंधक कर सकता है। फिर आता है जैसे परिवहन का प्रबंध। परिवहन के प्रबंध की शाखा के अंतर्गत इस कार्य को किया जाता है कि वस्तु किस प्रकार की है, कब तैयार होनी चाहिए और वो ग्राहकों तक कब पहुंचेगी, कब उसको आवश्यकता है और इसके लिए कौन सा परिवहन का साधन उपयुक्त रहेगा, ये कार्य प्रबंधक करता है। क्योंकि एक उपक्रम का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है ग्राहक संतुष्टि। मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से ये बात को समझाया हुआ है कि एक व्यापारी का, एक व्यवसायी का उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि ही होना चाहिए। ग्राहक संतुष्टि यदि होती है तो सब प्रकार का उसको बेनिफिट मिलता है। यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो उसका किसी भी प्रकार का जो उसका उद्देश्य है, जैसे लाभ कमाना ही होना चाहिए, तो वो पूरा नहीं होगा। इसके अंतर्गत और भी कई प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं, तो उनका अध्ययन मैंने आपको बताया हुआ है। आपको मेरे जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। मैंने आपको ऐसे कार्यालय प्रबंध है, कार्मिक प्रबंध है। कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत भी ये देखेंगे कि कौन सा कर्मचारी किस कार्य को कर सकता है। एक व्यक्ति सभी कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो सकता, इसलिए उनकी चयन, उनका भर्ती, उनका साक्षात्कार, ये सारे कार्य कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत किए जाते हैं। इस प्रकार कई प्रबंध हैं जो इस क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत संपादित किए जाते हैं। दूसरा हमारा आता है गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। गैर व्यवसायिक का मतलब होता है जो क्षेत्र व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। आपको बताया था मैंने, शिक्षा है, धर्म है, राजनीति है, ये जो संगठन होते हैं यहाँ पर भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि हम देखें कि यहाँ पे यदि प्रबंध नहीं होगा तो भी एक अव्यवस्था हो जाती है। तो कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए, जिससे कि समाज के जो कार्य हैं वो अच्छे से संपन्न हो जाए, इसलिए ये गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्षेत्र में भी प्रबंध को सम्मिलित किया गया है। मैं आपको उदाहरण भी बताया था, पहले भी बताया था, फिर बता देते। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में यदि हम जाते हैं तो वहां पर यदि व्यवस्था नहीं है महिलाओं के आने की, महिलाओं के जाने की, पुरुष की अलग व्यवस्था, महिला की अलग व्यवस्था, बच्चे की अलग व्यवस्था, यदि ये व्यवस्था एक प्रबंधक ने पहले से ही कर ली है तो जो उनका उद्देश्य कि मंदिर में भगदड़ नहीं होनी चाहिए, सब कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। और यदि ये व्यवस्था नहीं हो तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ जाएंगे, ना तो कोई जाने का रास्ता, ना कोई आने का रास्ता, तो उसी रास्ते से जाएंगे, उसी रास्ते से आएंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि कोई व्यक्ति नीचे गिर भी गया, कोई बच्चा गिर भी गया, तो वो उठने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। इसलिए इस कार्य को अच्छे से संपन्न करने के लिए ही
प्रबंधन किया जाता है और प्रबंधक कार्य प्रारंभ होने से पहले इस कार्य को अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं। आप देखते होंगे मंदिर में रस्सियां बंधी हुई होती हैं, एक तरफ से महिलाएं जाती हैं, एक तरफ से पुरुष जाते हैं। जाने का रास्ता अलग होता है और आने का रास्ता अलग होता है, तो कोई भी किसी भी प्रकार की भगदड़ नहीं होती है। इसलिए गैर व्यवसायिक संगठन के अंतर्गत भी प्रबंध को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत भी जल उपयोग की सेवाएं हैं। जल उपयोग में व्यक्ति को सभी प्रकार की सेवाएं, आवश्यक जो उनकी सामग्री है वो उनको मिलनी चाहिए। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सुविधाएं, परिवहन की सुविधा, ये सब उनको मिलनी चाहिए। वातावरण के अंतर्गत अब एक व्यवसायी है, वस्तु का उत्पादन तो वो करेगा, लेकिन यदि वो वातावरण को ध्यान में नहीं रख रहा है तो क्या होगा कि समाज के जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके भी स्वास्थ्य में बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं कि फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्री के अंतर्गत उत्पादन होता है, तो धुआं निकलने के लिए जो भी प्रदूषण होता है उस प्रदूषण की समुचित निकासी होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो इससे समाज के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक प्रबंधक को जो भी कार्य करे उसको वातावरण का भी ध्यान में रखना है। जैसे हम देखते हैं फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कार्य तो होगा, लेकिन अब धुआं यदि है तो धुआं निकलने के लिए देखा कि ऊंची चिमनियां होनी चाहिए, जिससे कि जो धुआं है वो ऊपर चला जाए, वातावरण में फैल जाए। यदि ये नहीं होगा तो वो सारी धुआं नीचे ही रहेगी और हमारे से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार वातावरण के प्रबंध के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार से कार्य तो होगा, लेकिन व्यक्ति का स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है जैसे न्याय। न्याय के अंतर्गत भी एक प्रबंधक को इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि जो भी संस्था में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी समुचित सुनवाई होनी चाहिए और वो भी निष्पक्ष। यदि कोई भी न्याय कानून बनाया गया है और उस कानून के अंतर्गत न्याय को ध्यान में नहीं रखा तो क्या होगा, इससे कर्मचारी पक्षपात होगा और पक्षपात होने से कर्मचारी मन लगा करके संस्था के अंतर्गत कार्य नहीं करेगा। इसलिए न्याय प्रबंध, इस कार्य को करने वाला न्याय प्रबंधन और किस प्रकार की वहाँ पे समस्याएं हैं उन समस्याओं का सही कानून होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, तब तो श्रमिक मन से कार्य करेगा, संतुष्ट रहेगा। अन्यथा पक्षपात वाली स्थिति आ जाएगी और जहाँ पर यह स्थिति आती है वहाँ पर कर्मचारी मन लगा के कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए। कर्मचारी की शिक्षा के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य, आज तकनीकी का समय है, नई नई तकनीक को अपनाया जाता है और नई तकनीक को अपनाने के लिए श्रमिक उस कार्य को नहीं जानता है, तो संस्था के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, इन सब का भी हमको अभ्यास करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो उस कार्य को अच्छे से संपन्न कर सके। क्योंकि वो कोई भी कर्मचारी है नई टेक्निक से जब संस्था में अपनाते हैं तो वो इसका विरोध करते हैं। हम अधिकतर देखते हैं कि वो उसका विरोध करते हैं और विरोध करने का कारण ये भी होता है कि वो उस कार्य को जानते नहीं है। तो जानते नहीं है, लेकिन प्रबंधक, एक कुशल जो प्रबंधक होगा वो उन कर्मचारियों को संतुष्ट करता है और वो उनको कहता है कि आपका इससे कोई भी बुरा होने वाला नहीं है, आपके पूरे प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, आप उसका अभ्यास करिए और इस कार्य को आप सीख करके आशा कर सकते हैं। इस प्रकार कर्मचारी संतुष्ट हो जाता है और वो कर्मचारी संस्था में मन लगा के कार्य करता है। फिर हमारा आता है, ऐसे कई प्रकार के प्रबंध हैं, आप पढ़ेंगे इसमें आपको पता चलेगा। अगला आता है प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज का विकास होगा वैसे वैसे प्रबंध का क्षेत्र भी बढ़ेगा और इसका महत्व भी बढ़ेगा, लेकिन इसको अपनाने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि उसकी हमको कितनी आवश्यकता है, क्योंकि ये अपनाना बहुत कठिन है। एक कुशल प्रबंधक का उपयोग करना
इसका मतलब बहुत अधिक उनको खर्चा भी करना पड़ता है, उनको वेतन देना पड़ता है, कई प्रकार के उनको कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए नवीन क्षेत्र के अंतर्गत भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम जो समाज के सभी व्यक्ति उनका उपयोग कर सके, उनका भी अच्छा प्रबंध होना चाहिए। आयात निर्यात का प्रबंध कि किस प्रकार से एक कुशल प्रबंधक को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों की क्रियाएं अलग अलग होती है। आयात करने का अलग होता है क्रिया और निर्यात करने की अलग होती है। एक यदि प्रबंधक को ये ही नहीं पता होगा कि वो किस वस्तु का उत्पादन कर रहा है, उसकी अपने देश में कितनी आवश्यकता है और विदेश में यदि हम उसका निर्यात करते हैं तो उसमें उस वस्तु की भी कहाँ पे आवश्यकता है, इस बात का भी उसको पता होना चाहिए। और ये एक कुशल प्रबंधक ही इस कार्य को कर सकता है। तो इस प्रकार आयात निर्यात के अंतर्गत शोध करें, रिसर्च करें, ज्यादा से ज्यादा पता लगाएं। और लघु व्यवसाय, आज हम देखते हैं कि लघु व्यवसाय के अंतर्गत, लघु व्यवसाय का तो मैंने आपको बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है, और ये भी कार्य आज अभी तो और भी महत्व इसका बढ़ गया है ना। आत्मनिर्भर बनने के लिए लघु व्यवसाय का तो महत्व और भी बढ़ गया है, और ये भी एक कुशल प्रबंधक इस कार्य को अच्छे से कर सकता है। तो जैसे जैसे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रबंधन क्षेत्र भी व्यापक होता जाएगा। ठीक है। और अब जो मैंने प्रश्न इसके अंतर्गत ये मैंने आपको जो नोट दिए, ये पूरे आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं।